रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदां जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। हम अष्टांग हृदय का निदान स्थान पढ़ रहे हैं। उस निदान स्थान में हमारे वातशोणित निदान जो है उसके कुछ श्लोक हुए हैं। आज हम 25th श्लोक जो है वो आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये जो निदान स्थान है वात शोणित, उसमें से हमारे जो आवरण के श्लोक है वो हम पढ़ रहे हैं। समान, उदान, अपान, ये जो अलग अलग वायु है तो उनकी दृष्टि होने के कारण कौन से है और उसके लक्षण कौन से हैं, ये हमें इधर इस श्लोक में पता चलता है। हमारा पहले के जो श्लोक है उसमें प्राण, उदान और व्यान, इनके श्लोक हुए हैं। आज हम समान का यानी 25th श्लोक जो है उधर से पढ़ने जा रहे हैं। समानो विषमाजीर्ण शीत संकीर्ण भोजनैः करोत्य कालशयन जागरादेश्च दूषितः शूल गुल्मग्रहण्यादीन पक्वामाशयचान गदान। समान जो है उसकी विकृति क्यों होती है? समान वायु जो है वो कैसा है ये तो हमें मालूम है। समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, ये सब कहा गया है। अग्नि समीपस्थः है, समान को ही वायु सखा या फिर समान वायु जो है उसको अग्नि सखा ऐसे कहा गया है। इस अग्नि के बारे में, अग्नि सखा यानी जो अग्नि को मापन करने के लिए कारणीभूत है, उस वायु की गति अगर विकृत होती है तो नेचुरल है कि जो अग्नि है उसके ऊपर भी इसके इम्पैक्ट आने वाले हैं। तो ये जो समान है इसकी विकृति क्यों होती है? तो समानो विषमाजीर्ण शीत संकीर्ण भोजनैः, ऐसे कहा गया है। समानो विषम अशन, अजीर्ण अशन, शीत अशन, संकीर्ण अशन, शीत संकीर्ण भोजनैः, अशन यानी भोजन। अभी जो हम देखेंगे तो उसमें विषमाशन ये सबसे पहले कहा गया है। विषमाशन इसका मतलब क्या है? तो कौन से भी काल जो है वो काल भी चेंज होता है, जिसमें जो आहार्य पदार्थ है वो भी चेंज होते हैं, ये जो है वो विषमाशन है। जो काल के अनुसार यानी भुक्त काल जो कहा गया है वो अगर काल फॉलो नहीं होता है तो उसको विषमाशन ऐसे कहा गया है। विषमाशन यानी विषम अशन, नॉट विष अशन। ओके, विष खाने के कारण नहीं, विषम खाने के कारण ये है। विषम जब ये कोई भी आहार लिया जाता है, यानी भुक्त काल है तो आहार नहीं लेना, और भुक्त काल नहीं है फिर भी आहार लेना, यानी भूख नहीं है तो भी खाना खाना, और भूख है लेकिन खाना नहीं खाना, ये दोनों जो बातें हैं ना ये विषमाशन में आ जाती है। अग्नि की विकृति क्यों होती है? ऐसे अगर हम देखेंगे तो यही कारण है कि जब भी अग्नि को आहार यानी उसका आहार चाहिए वो जब भी नहीं मिलता है तो अग्नि विकृत होने वाली है, तो समान भी विकृत होने वाला है, क्योंकि अग्नि का मापन वो करने वाला है इसी के लिए। ये जो है वो समानो विषम अजीर्ण, अजीर्ण अगर बहुत बार या फिर रिकरेंट ऐसे अगर हो जाता है तो उसके कारण भी हम ये देखते हैं कि ये समान की विकृति हो जाती है। विषम अशन, और जो दूसरा कहा गया है वो अजीर्ण, अजीर्ण अगर बहुत बार यानी रिपीटेडली अगर होता है तो उसके कारण भी ये समान जो है वो विकृत हो जाता है। समान अगर विकृत होता है तो उसके कारण हम देखते हैं कि अलग अलग जो अजीर्ण बताए गए हैं उस अजीर्ण के लक्षण या फिर उस अजीर्ण की फलश्रुति जो हम देखते हैं तो उसमें ये अजीर्ण अगर है तो आगे म्रियते ऐसे भी कहा गया है। अजीर्ण का इतना घोर उपद्रव ऐसे हो सकता है, इसी के लिए अजीर्ण जो विकृति है उसको ध्यान में रखना हमेशा से जरूरत है। शीत संकीर्ण भोजनैः, शीत भोजनैः, आजकल की अगर हम एरा की बात कहें तो शीत अशन ये बहुत बार होता है, यानी कुछ भी आप खाओ फिर बाद में जो डेजर्ट है वो डेजर्ट तो शीत ही होता है। इसमें शीत का अर्थ दो पद्धति से हम ले सकते हैं, एक तो टेम्परेचर यानी जो स्पर्श को शीत है ऐसा, और दूसरा अर्थ जो है वो बहुत अति शीत ऐसा ठंडा यानी जो गुणात्मक शीतता है ऐसा आहार लेना।
जो फ्रोजन फूड हम कहेंगे आजकल की भाषा में जो लिए जाते हैं कि जो जनरली एक ही बार बना के डीप फ्रिज में फ्रोजन करके रख दिया जाता है और फिर वो ही खाना जो है वो निकाल निकाल के थोड़ा थोड़ा खाया जाता है, ये भी इस शीत भोजन में आ जाएगा। दूसरी बात है कि सब जो डेजर्ट्स है वो भी इस शीत भोजन में आ जाएंगे। तीसरी बात जो है वो गुण से शीत होना। जब भी हम कोई भी आहार लेते हैं तो उस आहार को संस्कृत यानी आहार का संस्करण करके फिर खाया जाता है। सो जिसको हम संस्कृत कहते हैं, यानी जो हम तड़का लगाते हैं वो उसका संस्कार है या फिर वो उसका संस्करण है। सो ऐसे जब भी किया जाता है तो कुछ अगर शैत्य होने वाली या फिर शीत गुण वाले अगर व्यंजन उसमें हम यूज करते हैं तो उसको पहले तड़का लगाया जाता है, सो दैट अति शीत भी नहीं होना चाहिए, अति उष्ण भी नहीं होना चाहिए, समशीतोष्ण ऐसा वो आहार मेंटेन होना चाहिए। सो इसी के लिए आहार संस्करण करके फिर खाया जाता है। लेकिन अगर अति शीत गुणात्मक आहार कंटिन्यूअस या फिर बहुत दिन तक ज्यादा मात्रा में अगर लिया जाता है तो भी उसका परिणाम समान के ऊपर आ जाता है। जैसे कि सिंघाड़ा है, वाटर चेस्टनट जिसको बोलते हैं, वो शीत गुणात्मक है और उसमें नित्य सेवनीय नहीं है ऐसे भी कहा गया है। या फिर उसकी मात्रा जो है वो हम जब भी खाते हैं तो उसकी मात्रा और कंटिन्यूटी इन दोनों को भी देखकर ही खाना चाहिए। उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा मात्रा में हम नहीं लेना चाहिए और भी है कि उसको ज्यादा कंटिन्यूअस भी नहीं खाना चाहिए। नित्यशीलनीय या फिर नित्य सेवनीय ऐसे नहीं है, दो ये पथ्यकर आहार में आते हैं तो भी। सो ये हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए कि अति शीत जो आहार है वो भी समान की विकृति को उत्पन्न कर देता है। फिर है संकीर्ण भोजन ही। संकीर्ण भोजन जो है ना उसमें जो कहा गया है संकीर्ण भोजन यानी जिसको हम मेनू नहीं है ऐसा कहेंगे। सो एक दूसरे के साथ आहार जाता है हमेशा, यानी रोटी है तो उसके लिए सब्जी चाहिए, दाल है चावल चाहिए, या फिर रोटी खाते हैं तो उसके साथ में हमें जो रायता वगैरह है वो चाहिए। सो ये एक प्लाटर हम जिसको कहते हैं वैसा है। लेकिन एक जो हम खाना खा रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा नमकीन भी लो, थोड़ा चिवड़ा भी लो, उसके साथ में थोड़ी सी मिसल भी लो, उसके साथ में आप पूरन पोली लो, उसके साथ में और भी कुछ यानी श्रीखंड जैसा लो, तो ये जो आहार है ना वो कॉम्बिनेशन जाता नहीं है बराबर। सो जिसका कॉम्बिनेशन बराबर नहीं है उसको संकीर्ण भोजन ऐसे कहते हैं। सो कुछ भी खाओ यानी कुछ भी जो सामने आ रहा है वो निगल लो, ये जो बात है ये संकीर्ण भोजन में है। सो ऐसे क्यों तकलीफ होती है या फिर ऐसे क्यों समान की विकृति हो जाती है। जो कोई भी हम खाना लेते हैं वो बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं वैसे होना चाहिए। जो बैलेंस डाइट नहीं है वो संकीर्ण भोजन है। जैसे कि आप रोटी अगर खा रहे हो तो सिर्फ रोटी अगर खा रहे हो तो उसके साथ में जो है वो इधर सब्जी जाएगी, चटनी जाएगी, कोशिम्बीर जाएगी, ये सब जो है वो उसके साथ में आने वाले व्यंजन है। लेकिन आप रोटी खा रहे हो और रोटी के साथ में अगर आप पोहा खा रहे हो, सो ये कॉम्बिनेशन नहीं है, राइट। सो जो हम आहार पेट में लेते हैं सो उसको रिकॉग्नाइज करके फिर उसके डाइजेशन के लिए जो कुछ भी सिक्रेशंस होते हैं, सो इसका डाइजेशन कैसे होना चाहिए ये प्री लोडेड रहता है हमारी मेमोरी को। सो ये आता है तो ये सिक्रेट करना है सो दैट उसका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में कुछ अलग सा ही चीज आ जाता है, कोई अलग सा ही व्यंजन आ जाता है तो हमारा शरीर जो है वो मेमोरी जो है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है और फिर वो डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है और अग्नि का भापन भी अच्छी तरीके से नहीं होता है, समान की विकृति हो जाती है। सो शीत और संकीर्ण भोजन ही ये कहा गया है। ये संकीर्ण भोजन जो है इसका कारण ही यही कि मेनू बराबर होना चाहिए। मेनू सिलेक्शन अगर गलत जाता है तो समान की विकृति हो जाती है। ओके, करोति अकालशयन जागरादेश्च दूषितः। खाने के साथ ही आप किस समय खाना खा रहे हैं और किस समय नींद ले रहे हैं इसके ऊपर भी समान की विकृति होना नहीं होना ये डिपेंड करता है। करोति अकालशयन जागरादेहि च दूषितः। अकाल शयन जागर यानी जिस समय आपको सोना है वो समय आप सोते नहीं हो, जिस समय आपको जागना है उस समय आप जागते नहीं हो, यानी अकाल शयन करते हो या फिर अकाल जागर करते हो तो भी ये समान की विकृति हो जाती है। अकाल शयन या फिर अकाल जागर ऐसे करने से समान की विकृति क्यों हो जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं कि हम कोई भी मॉर्निंग में उठते हैं, नींद खुलती है
तो नींद खुलने के बाद पहली जो शरीर में गति होती है वो वायु की गति है, उसके कारण अग्नि का मापन होना चालू हो जाता है। अग्नि का मापन जब भी चालू हो जाता है तो उसमें हमें फिर भूख लगने की संज्ञा प्राप्त हो जाती है, राइट। सो अगर हम किसी भी समय सोते हैं, किसी भी समय उठते हैं, ऐसे अगर करते हैं तो उसके कारण क्या हो जाएगा। सो उसके कारण ऐसा है कि समान का कभी मापन, समान का कार्य कभी चालू होना है, समान का कार्य कभी रुकना है, ये जो है ना, ये समान खुद ही तय नहीं कर पाता है और इसी के लिए समान की विकृति हो जाती है। और इसी के लिए दिनचर्या, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ऋतुचर्या ये भी महत्वपूर्ण है। ऋतुचर्या में जो है ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंज इन दिनचर्या ये कहे गए हैं, यानी आइटम सिलेक्शन, खाने के लिए क्या लेना है, नहीं लेना है, पानी कौन सा पीना है, ये सब चेंजेस बताए गए हैं। लेकिन रोज इसी समय पर उठना है। एक थोड़ा सा, यानी एक मुहूर्त जो हम कहते हैं 48 मिनट्स इधर उधर ठीक है अकॉर्डिंग टू सीजन। लेकिन ऐसा जो शिफ्ट ड्यूटी वाले पेशेंट जो रहते हैं उनमें हमें ये तकलीफ बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ये 2 दिन उनका मॉर्निंग शिफ्ट है, 2 दिन उनका इवनिंग शिफ्ट है। फिर मॉर्निंग शिफ्ट के ऊपर उनका जो है रूटीन अलग रहेगा, इवनिंग शिफ्ट में उनका रूटीन अलग रहेगा। सो आहार जो है डाइजेशन होने के लिए जो वायु की गति रहती है वो किधर कोऑर्डिनेट हो ही नहीं पाती है और इसी के लिए कभी भी खाना कभी भी सोना ये उनके शिफ्ट ड्यूटीज के कारण हो जाता है। सो ऐसी अगर बात है तो समान की विकृति उनमें ज्यादा करके पाई जाती है। तो इसका सॉल्यूशन तो है, तो क्या, तो वायु का शमन करने के लिए हमेशा स्नेहन बताया गया है, राइट। सो स्नेहन अच्छी तरीके से करना और प्रकृति और उनका जो कोई भी ऑक्यूपेशन है उसके अनुसार अगर हम अलग अलग ऑयल चूज करते हैं और स्नेहन के लिए यूज करते हैं तो समान का शमन करने में मदद हो जाएगी, दो उनकी अगर शिफ्ट ड्यूटीज है तो भी। सो अगर पेट की खराबी हो रही है हमेशा से तो श्री बिल्व तेल है, गृहिणी मिहिर तेल है, इसका अगर स्नेहन किया जाता है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इसका स्नेहन हो जाएगा तो वायु का शमन होगा, समान की विकृति कम होगी और समान की विकृति कम होने के कारण उनका ये जो विकृति यानी अग्नि के ऊपर जिसका जो परिणाम आना है वो नहीं आएगा। सो ये बातें हमेशा से ध्यान में रखना है कि समान की विकृति के लिए आहार आप कौन सा ले रहे हो, विषमासन है या फिर जो कोई भी शीत है, संकीर्ण भोजन है, ये सब कारणीभूत रहता है। उसके ही साथ में अकाल जागर और स्वप्न ये दोनों भी उसके कारण रहता है। सो अगर ऐसी बात होती है तो उसके कारण कौन कौन से लक्षण या फिर कौन कौन से व्याधियां उसमें उत्पन्न होती है। तो शूल गुल्म ग्रहण आदिन पक्वामाशय जान गदान, ऐसे कहा गया है। शूल गुल्म ग्रहणी आदिन पक्वम आमाशय, पक्व आमाशय जान गदान, यानी पक्वाशय ज रोग, आमाशय ज रोग, जैसे कि शूल गुल्म ग्रहणी आदि। आदि में और कौन कौन आ जाएगा, सो कफज ग्रहणी आ जाएगा, अर्श आ जाएगा, अतिसार आ जाएगा, पांडु आ जाएगा। ये सब जो व्याधियां है ये समान की विकृति का कारण होती है। जैसे समान की विकृति होती है तो अग्नि के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, तो अग्नि के ऊपर अगर इम्पैक्ट है तो अग्नि से आश्रित जो जो रोग है इसका यही कहा गया है कि रोगाः सर्वेपि मंदेग्नो, राइट। सो अग्नि की विकृति के कारण सभी रोग होते हैं, तो सभी रोग इसके बाद में धीरे धीरे करके होने वाले हैं या फिर वो लाइन लगने ही वाली है। लेकिन प्रमुख कौन से है, तो गृहिणी प्रमुख है, अतिसार प्रमुख है, अर्श प्रमुख है, और ये अगर अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किए जाते हैं, वायु की विकृति वैसे ही अगर कंटिन्यू रहती है तो उसके कारण आगे जाके उदर या फिर गुल्म या फिर गृहिणी ये बहुत जो बड़े व्याधि है उसमें उसका परावर्तन होने की संभावना रहती है। सुशूल गुल्म ग्रहण्यादिन और कौन से रोग कहे गए हैं कि पक्वम आमाशयजम गदम। सो पक्वाशय के आश्रित जो जो व्याधियां है ये भी इसके कारण हो सकती है और आमाशय जो जो व्याधियां है वो भी इसके कारण हो सकती है। अभी आमाशय व्याधि यानी कौन से, तो अन्न व स्रोत के जो जो आमाशय व्याधि हम कहेंगे तो उसमें छर्दी है या फिर अरुचि है, ये सब व्याधियां उसमें आ जाएगी। आदिन जो कहा है उसमें हिडन जो हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, आदि में ये सब इंक्लूड हो जाएगा। वैसे ही पक्वाशय ऐसे जो व्याधि है उसमें अर्श अतिसार ये तो हमने देख लिया, उसी के साथ में जो भगंदर है या फिर जो फिस्टुलास है, फिशर्स है, वो भी इसमें परिकर्तिका है, वो भी व्याधि है इसमें समाविष्ट होती है।
और भी है कि शूल गुल्म ग्रहण्यादि, गुल्म ऐसा भी कहा है। सो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन जो है वो भी हम ऐसे कह सकते हैं कि इस समान की विकृति के कारण, अग्नि विकृति होने के कारण स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स या फिर कोई भी गुल्म या फिर कोई भी जो ट्यूमर्स है वो डेवलप होने में संभावना रहती है। सो समानो विषमाजीर्ण शीत संकीर्ण भोजनैः करोत्य कालशयन जागराद्यैश्च दूषितः शूल गुल्म ग्रहण्यादीन पक्वामाशयजांगदान। इसके बाद में जो है वो है अपान, और अपान की विकृति क्यों होती है और अपान जो है वो विकृत होता है तो कौन कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। सो अपानो रूक्ष गुरुवन्न वेगाघाताति वाहनैः यान यानासन स्थान चंक्रमेश्चाति सेवितैः कुपितः कुरुते रोगान् कृच्छ्रान् पक्वाशयाश्रयान् मूत्र शुक्र प्रदोषार्षो कुदभ्रंशादिकान् बहून् सर्वं च मारुतं सामं तंद्रास्तैमित्य गौरवैः। ये आगे का श्लोक है। सो अपानो, अपान की जो विकृति होती है वो कैसी होती है। अपानो रूक्ष गुरु अन्न वेग घात अति वाहनैः, वेग आघात ऐसे कहा गया है, अति वाहनैः। सो अपान जो है उसकी विकृति क्यों होती है, तो रूक्ष गुरु अन्न के कारण अपान की विकृति होती है। रूक्ष अन्न यानी बहुत ड्राई फूड। अभी रूक्ष अन्न किसको कहेंगे, अगर गुण से रूक्ष है, हाँ उसको रूक्ष अन्न कहेंगे। दूसरी बात है कि जो शुष्क अन्न है वो भी रूक्ष अन्न होता है, जिसको सूखी मछली रहती है ये शुष्क अन्न में आ जाता है। कभी कभी मांस भी जो है वो शुष्क करके रख दिया जाता है। कभी कभी कोई भी आहार जो है वो ज्यादा समय टिकना चाहिए, इसके लिए उसको शुष्क यानी सोलार ड्राई करके रख दिया जाता है। ये सब जो है ना वो शुष्क अन्न में आ जाता है। तो इसी के लिए ड्राई किया हुआ जो आहार है बहुत ज्यादा मात्रा में और ज्यादा समय तक नहीं खाना चाहिए। अलग अलग सब्जियां भी ऐसे ही सोलर ड्राई करके रख दी जाती है। सो इनके कारण बाद में आप जब भी उसको पकाएंगे तो सोक करेंगे, पानी डालेंगे, वो सब बातें सही है, लेकिन उसमें रूक्षता बहुत ज्यादा आ जाती है और बाद में पानी ऐड करने के कारण वो रूक्षता कुछ मात्रा में कम हो जाएगी, लेकिन उसका जो गुण अभी बना है रूक्ष वो नहीं बदलेगा। और इसी के लिए ये रूक्षता जो है वो अपान की स्पेसिफिक विकृति के कारण रहती है। अपानो रूक्ष गुरु अन्न, रूक्ष गुरु अन्न ऐसा जब भी दिया जाता है, रूक्ष के बारे में देखा और गुरु अन्न। अभी अपान और गुरु अन्न ऐसा क्यों आएगा, ऐसा सोचना चाहिए। अपान अगर है तो उसके कारण बाकी रूक्षता वगैरह तो ठीक है, लेकिन गुरु अन्न अगर लिया जाता है तो आमाशय की विकृति ज्यादा संभावना रहती है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब भी कोई भी गुरु अन्न ऊपर से बहुत मात्रा में आ जाता है, यानी जो हजम होने के लिए कठिन है, जो हजम होने के लिए बहुत ज्यादा समय लेगा, ऐसा जो आहार है वो अगर लिया जाता है तो उसके कारण क्या है कि अग्नि का मापन करना, ये सम्मान का जो कार्य है उसमें भी कार्य विशेषता आ जाती है, कार्य अलग तरीके से किया जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में गुरु आहार अगर आ जाता है तो वो अग्नि अगर उसको हजम करने में सहायभूत नहीं है, तो ऐसे ही जो आहार अच्छी तरीके से पका नहीं है उसको गृहिणी जो है वो आगे छोड़ देगी। अदरवाइज कैसा है कि अलसक जैसे लक्षण उसमें रहेंगे, इसके लिए अच्छी तरीके से जो खाना हजम नहीं हुआ है वो भी आगे चला आएगा। फिर अपान का कार्य क्या है, तो अपान जो है वो जैसे कि हम देखते हैं अन्नम गृह्णाति, ये तो समान का काम हो गया, गृहिणी का कार्य विवेचयति मुंचति। अपान जो है वो जो फीकल मटेरियल है या फिर जो मल भाग है आहार का वो बाहर निकालने के लिए उसका कार्य है, राइट। सो अपान जो है वो रूक्षता उसमें पैदा करके जो उसका जो अतिरिक्त क्लेद है या फिर जलांश जो है वो शोष लेता है और फिर उसको परिपिंडता मल तैयार करके उसको बाहर निकालना, ये अपान का कार्य है। लेकिन जो आहार अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है, सो उसका जो है ना उसका अच्छी तरीके से परिपिंडित मल भी तैयार नहीं होता है, और परिपिंडित मल अगर तैयार नहीं होगा तो उसको बाहर निकालने के लिए भी उतनी ही तकलीफ होती है, और इसी के लिए अपान के कार्य में भी विकृति हमें देखने के लिए मिलती है। सो अपानो रूक्ष गुरु अन्न, सो गुरु अन्न का ये एक महत्व लक्षात हमें घेना चाहिए कि जो आहार है वो अगर अच्छी तरीके से हजम नहीं होगा
तो मल भी उससे अच्छे तरीके से तैयार यानी पक्व मल नहीं होगा, तो अपान की गति जो है वो भी उसके कारण विकृत होने वाली है। सो अपानो रूक्ष गुरुवन्न अपानो रूक्ष गुरुवन्न वेग आघात अतिवाहनैः। वेग वेग की अगर विकृति हो जाती है, वेग की विकृति इसका मतलब ऐसा कि वेगों का धारण और उदीरण, वेगों का धारण और उदीरण अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो क्या हो जाएगा। बहुत सारे अलग अलग व्याधियां हैं कि जो वेगोदीर्ण धारण ही होते हैं। विशेष करके अपान की जो गति है वो मोचन ऐसी गति है, विसर्जन ऐसी गति है। वो अगर कोई भी शरीर में जो भाव जो विसर्जित करना चाहिए वो अच्छी तरीके से विसर्जित नहीं होता है, तो उसके कारण वायु की विकृति उसमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। दूसरी और भी एक बात है कि जब भी अपान की विकृति होती है तो सीधा अपान जो है उसकी गति जो है वो परफेक्टली अपोजिट डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। ऐसे जब भी हो जाती है तो बाकी के वायु जो है वो भी विकृत उसके कारण हो जाते हैं। और इसी के लिए वेग उदीरण या फिर वेगों का धारण करना ये अपान की विकृति के लिए पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। फिर वेग आघात, कोई भी शरीर के ऊपर अगर आघात होता है तो उसके कारण भी ये विकृतियां देखने के लिए मिलती है। वेग और आघात ऐसे कहा गया है, और वेग आघात ऐसा एक शब्द यूज किया जाता है, यानी वेगों का आघात करना, यानी वेगों का उदीर्ण धारण करना, ये उसमें कभी कभी ऐसे भी उसका अर्थ जो है वो लिया जाता है। कोई भी जो अपान के क्षेत्र में आघात जो संप्राप्ति है उसके कारण भी ये वायु की विकृति हो जाती है। वेगो अपानो वृक्ष गुरुवन्न वेग घात अतिवाहन ही, बहुत ज्यादा वाहन के ऊपर बैठने के कारण, यानी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है ऐसे, या फिर बहुत ज्यादा समय तक हम कोई भी वाहन के ऊपर बैठते हैं ऐसे अगर किया जाता है तो उस चलत्व के कारण अपान में विकृति आ जाती है। उस चलत्व के कारण अपान में अगर विकृति आती है तो उसकी जो गति है उसमें भी विकृति आ जाएगी। आइदर वो गति है वो विरुद्ध दिशा में चली जाएगी या फिर जो प्राकृत दिशा है उसी में ज्यादा मात्रा में चली जाएगी, और इसी के लिए वायु जो है उसकी विकृति इसमें देखने के लिए मिलती है। बहुत ज्यादा समय तक कोई भी यान पर बैठना यानी कोई भी व्हीकल में बैठना ये जो है ये इसमें कारण रहता है। अपानो रूक्ष गुरुवन्न वेग घात अति वाहन ही, अभी ये वाहन कौन सा है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। आप अगर पहले की यानी ओल्डन डेज में अगर हम देखेंगे तो जनरली वाहन कौन से रहते थे। बैलगाड़ी वाला रहता था, या फिर हम कहेंगे कि घोड़े पर बैठ के या फिर ऊंट पर बैठ के, ये सब जो है इसमें उठक बैठक बहुत ज्यादा रहती है, रास्ता जो रहता है वो उबड़ खबड़ रहता है। ऐसी अगर बातें हैं तो वायु की गति विकृति तो होने ही वाली है। लेकिन पहले ही काल में ओल्डन डेज में ही पुष्पक विमान जैसे भी अलग अलग व्हीकल्स रहते थे, जो आज हम विमान देखते हैं उसके भी गति बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे बहुत ज्यादा गति के वाहन में अगर बैठेंगे कि जिसमें उबड़ खबड़ है भी नहीं तो भी गति के कारण चलत्व के कारण भी विकृतियां आ जाती हैं। ये हमेशा से ध्यान में रखना है कि कितना आप ट्रैवल रोज करते हो, ट्रैवल के कारण भी शरीर में ये चेंजेस आ जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है। अगर ट्रैवल आप बहुत करते हैं तो उसके कारण वायु का चलत्व बढ़ता है, चल गुण से अगर वायु बढ़ती है तो चल के जगह स्थिर गुण लाना चाहिए, और इसी के लिए स्थिर गुण वाले जो जो अभ्यंग तैल रहते हैं उससे स्नेहन करना, ये उसके जो सोल्यूशन है वो हम कह सकते हैं। पंचवल्कल सिद्ध जो तेल रहता है उसका अगर स्नेहन किया जाता है तो चलगुण के कारण अगर वात बड़ी हुई है या न आरोहण के कारण वात बड़ी हुई है तो उसका सोल्यूशन वो हो सकता है। या फिर पिंड तेल जैसे, या फिर जिसमें गोंद वगैरह डाला है ऐसे तेल जो रहते हैं, इसका उपयोग जो है वो ऐसे केसेस में बहुत अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलता है। अपान रूक्ष गुरुवन्न वेग घाताति वाहन यान यानासन स्थान चंक्रमैः च अतिसेवितैः, यान यान असन स्थान ऐसे कहा गया है। यान 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 ऐसा दो शब्द है, यान यानासन, यान में बैठ के हुए, यान में बैठते हुए जाना, और यान में जाना कौन सी भी तरीके से अगर आप जाते हो तो कोई भी स्थान पर एक जगह पर बहुत ज्यादा बैठने से भी, स्थान ऐसा शब्द है,
कि जैसे हम कहते हैं ना कि एडल्ट अलर्ट्स, आजकल हमारे जो वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस हम जो पहनते हैं उसमें एडल्ट अलर्ट्स आते हैं कि किसी भी एक जगह पर, एक स्थान पर आप बहुत ज्यादा देर तक बैठते हैं तो भी वो शरीर के लिए हानिकारक रहता है। ये क्यों हानिकारक रहेगा? आप बोलेंगे कि यान के ऊपर ज्यादा समय बैठना भी नहीं है, एक जगह आपको सीधा एक ही जगह आपको बैठना भी नहीं है, एडल्ट अलर्ट, आइडल अलर्ट जिसे कहते हैं, सो ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर अपान के क्षेत्र में एक ही तरीके का दबाव कंटिन्यूस अगर रहता है तो उसके कारण हमें ये देखना के लिए मिलता है कि अपान की विकृति हो जाती है। बहुत ज्यादा समय तक, बहुत ज्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठने के कारण परिकर्तिका, फिस्टुला या फिर पाइलोनेडल साइनस, ऐसे जो केसेस है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यही कारण है कि अपान की विकृति होने के लिए एक आसन यानी एक ही स्थान पर बहुत ज्यादा देर तक आपको बैठना भी नहीं है। सो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स में आपको जाके एक राउंड लगा के आना है। कभी कभी जो यंग ये रहते हैं आईटी फील्ड में काम करने वाले लोग, उनको भी बहुत ज्यादा देर तक कोई प्रोग्रामिंग अगर चल रहा है तो बहुत ज्यादा देर तक उधर ही बैठने की आदत रहती है या फिर बैठने का उनकी जरूरत भी रहती है। लेकिन ऐसे समय हमेशा से ध्यान में रखना है कि ये करने से आगे जाके कुछ व्याधियां हो सकती है और इसी के लिए एवरी 2 आवर्स आपको मूव करना है, उठ के जाके किधर तो एक राउंड लगा के, कुछ नहीं तो एटलीस्ट पानी जिधर रखा हुआ होता है उधर जाके पानी पी के आपको आना है। इतना भी किया जाता है तो वायु की गति, अपान की गति जो है वो प्राकृत रखने में मदद हो जाती है। सो यान यान असन स्थान चंक्रमैः च अतिसेवितैः। सो अतिसेवितैः ये शब्द है उसमें, यान अतिसेवितैः, यानासन अतिसेवितैः, स्थान अतिसेवितैः। स्थान, कोई भी अगर स्थान आप ग्रहण करते हो और उस स्थान पर अतिसेवन किया जाता है यानी बहुत ज्यादा समय तक वही स्थान पर आप बैठे रहे तो भी अपान की विकृति होती है। सो यान यानासन स्थान चंक्रमैः च अतिसेवितैः। संक्रमण भी अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में करते हो तो भी ये अपान की विकृति हो जाती है। संक्रमण ज्यादा यानी बहुत ज्यादा देर तक चलना, जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी व्यक्ति है, इधर आज निकला है, चल पड़ा है, कभी भी चला नहीं है, उसको आदत भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा चलेगा तो अपान की विकृति उसमें हो जाती है। सो चलने से अपान की विकृति होती है। सॉल्यूशन अभ्यंग यही है। जैसे कि पंढरपुर की वारी में बहुत ज्यादा देर तक लोग चलते हैं, रात को सब स्नान करते हैं, या फिर जो जैन साधु है वो भी बहुत ज्यादा चलते हैं, उनमें भी ऐसे ही जो ऑयल एप्लीकेशंस वगैरह है वो रहता है। सो यान यानासन स्थान चंक्रमेश्चाति सेवितैः। उसके कारण क्या होता है? कुपितः कुरुते रोगान, सेवितैः अपानः कुपितः रोगान कुरुते। इन कारणों को सेवन करने के कारण जो अपान कुपित हुआ है वो अपानः कुरुते रोगान, रोगान उत्पन्न करता है। कौन से? कृच्छ्रान पक्वाशयाश्रयान, पक्वाशय आश्रित जो रोग है वो उत्पन्न हो जाते हैं। कृच्छ्र रोग है ये दारुण रोग है, इमीडिएटली अच्छे होने वाले यानी जो साध्य रोग है वैसे नहीं है ये, याप्यत्व या फिर कृच्छ्रत्व, कृच्छ्र साध्यत्व, ऐसे ये रोग है। सो कृच्छ्रान पक्वाशयाश्रयान ऐसा कहा है। ये कौन कौन से रोग है? सो मूत्र शुक्र प्रदोषार्शो गुदभ्रंशादिकान बहुन। मूत्र शुक्र प्रदोष अर्श, मूत्र दोष, शुक्र प्रदोष ऐसे कहा गया है। मूत्र दोष वाले जो रोग है वो भी इसके कारण हो जाते हैं। मूत्र प्रदोष जो रोग ये जो हम देखते हैं उसमें मूत्राघात, मूत्र कृच्छ्र ये जो कहे गए हैं रोग, उसमें वात जो पित्त जो मूत्र कृच्छ्र ये अलग अलग है। मूत्राघात जो है उसमें वात कुंडलिका वगैरह जो सब बताया गया है उसमें वायु की गति विकृति अंतर्भूत होती है। जो जैसे हम देखते हैं कि मूत्र की उत्पत्ति होती है लेकिन उसका प्रवर्तन नहीं होता है, या फिर मूत्र की उत्पत्ति ही नहीं होती है, ऐसे जो रोग है ये मूत्र का उदावर्त या फिर वात कुंडलिका ऐसे जो केसेस है उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। सो आजकल के जो सीआरएफ के जो पेशेंट्स है इसमें भी हम अंतर्भूत कर सकते हैं। सो वात की विकृति होना, वात की गति की विकृति होना और उसके कारण उसका जो कार्य है कि वात मूत्र शकृत मोचन ये नहीं होना, वात का मोचन, मूत्र का मोचन, शकृत का मोचन ये नहीं होना। सो अगर ये शरीर में
जो मूत्र उत्पत्ति होती है वो बाहर नहीं निकलता है तो भी ये डिसीजेस अलग अलग हो जाते हैं। सो ये CRF वाले पेशेंट जो है उनका विचार जो है इस उदावर्त में हम जरूर कर सकते हैं। सो मूत्र शुक्र प्रदोषार्श, शुक्र प्रदोष व्याधि जो है वो भी इसमें अंतर्भूत है। अभी शुक्र प्रदोष व्याधि जो हम कहेंगे तो उसमें हम बहुत बार अलग अलग देखते हैं कि जो इनफर्टिलिटी वाले केसेस है, एजियोस्पर्मिया के केसेस है या फिर वेरिकोसिल के जो केसेस है उसमें भी अंदर शुक्र की उपस्थिति है लेकिन शुक्र बाहर प्रवर्तित नहीं होता है। ऐसे केसेस में भी ये उदावर्त के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। जब भी हम शुक्र प्रदोष ऐसे व्याधियां देखते हैं या फिर इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी वाले अगर केसेस देखते हैं शुक्रल द्रव्य उसमें यूज तो करने है ही ना, है ऐसा नहीं, लेकिन उसके साथ में वायु की गति प्राकृत करने वाले जो मेडिसिन है वो देना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा से ध्यान में रखना है। मूत्र शुक्र प्रदोष अर्श गुदभ्रंश आदिकान बहुन। अर्श जैसे कि हमने देखा कि बहुत समय तक एक ही जगह पर बैठते हैं तो परिकर्तिका अर्श ऐसे व्याधियां तो उसमें रहती है। ये व्याधियां उसमें देखने के लिए मिलती है। वैसे ही पर अर्श और आदि कान बहुन ऐसे कहा है, आदि यानी उसके अनुसार ये अलग अलग व्याधियां की जो अपान क्षेत्र में होती है, जैसे कि फिस्टुला रहेगा, फिशर रहेगा, परिकर्तिका रहेगा या स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन रहेगा, या फिर स्त्रियों में जो अलग अलग ये पेरिनियल एब्सेसेस रहते हैं वो भी इसमें अंतर्भूत हो सकते हैं। ये सब जो व्याधियां हैं वो एक ही जगह पर ज्यादा समय तक बैठने के कारण जो अपान की विकृति होती है उसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। मूत्र शुक्र प्रदोषार्श गुदभ्रंशादिकान बहुन। गुदभ्रंश ऐसे भी जो दारुण व्याधि है, कृच्छ्र व्याधि है, वो हमें इसमें इस वायु की गति विकृति के कारण देखने के लिए मिलते हैं। ओके, आगे का एक श्लोक पढ़ के आज इधर ही रुकते हैं। सर्वं च मारुतम सामम तंद्रास्तैमित्य गौरवैः स्निग्धत्वारोचकालस्य शैत्यशोफाग्नि हानिभिः कटुवृक्षाभिलाषेण तद्विदोपशयेन च युक्तं विद्यात् निरामन्तु तंद्रादीनां विपर्ययात्। इधर तक जो है वो वायु के साम और निराम लक्षण ऐसे हो जाते हैं और इसके बाद में वायु और आवरणम चातो बहुभेद प्रवक्षते। इधर से आगे जाके 30th श्लोक जो है उसके आगे वायु के अलग अलग आवरण बताए गए हैं। सर्वम च मारुतम सामम, जो सब यानी सर्वम यानी सर्व यानी कौन से, ये 5 वायु जो हमने अभी डिस्कस किए, अलग अलग वायु के अलग अलग कारण देखे, अलग अलग लक्षण देखे। ये वायु के अलग अलग कारण और लक्षण जो हमने देखे हैं उसमें जब भी ये वायु साम हो जाती है तो उसके लक्षण इधर बताए गए हैं। कोई भी वायु यानी जो प्राण रहे, अपान रहे, उदान रहे, समान रहे, व्यान रहे, वो अगर साम हो जाता है तो उसके लक्षण क्या है। सर्वं च मारुतम सामम तंद्रा स्थैमित्य गौरवैः स्निग्धत्वारोचकालस्य शैत्य शोफाग्नि हानिभिः कटुवृक्षाभिलाषेण तद्विद उपशयेन च। अभी ये जो वायु है, जो साम है, वो कैसा है, तंद्रा स्थैमित्य गौरवैः। तंद्रा, स्थैमित्य और गौरव ये लक्षण उसमें देखने के लिए मिलते हैं। तंद्रा यानी जो हम कहते हैं ना, एक ही एक बात रिपीटेड कर लेना, उसमें अलर्टनेस कम हो जाता है, उसको तंद्रा ऐसा करते हैं। ओके, स्थैमित्य स्तिमितता, स्तिमितता यानी जो रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस है वो कम होना, ये स्थैमित्य है। स्तिमित आपण म्हणतो ना, एकदम असं स्तिमित झाली किंवा एका ठिकाणी थिजल्यासारखं होणं, दॅट इज स्थैमित्य। रिस्पॉन्स ही नहीं करना, ये जो बात है ये सामता के कारण होता है। तंद्रा स्थैमित्य ये जो है वो साम वायु के लक्षण है, ये हमेशा से ध्यान में रखना है। ओके, सर्वं च मारुतम सामम तंद्रा स्थैमित्य गौरवैः। गौरव यानी बहुत हेवीनेस फील होना, ये भी साम वायु का लक्षण है। जैसे कोई भी पेशेंट जो रहता है कि जिसका वेट कम है या फिर वेट ज्यादा है, कभी कभी 60 वेट वाला भी पेशेंट कहता है कि मेरा शरीर मुझे बहुत गुरु यानी भारी लगता है, और 80 वाला भी कभी कभी कहता है हाँ ठीक है वेट है लेकिन मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। इन दोनों में 80 तो वेट ज्यादा है तो उसको हेवीनेस लगना चाहिए, 60 वेट कम है तो उसको हेवीनेस नहीं लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। या फिर एक ही पेशेंट है जिसका वेट 60 है, उसको 2 दिन पहले बहुत ज्यादा हेवीनेस फील होता है
आफ्टर फास्टिंग या फिर कुछ मेडिसिन लेने के बाद हाँ अभी शरीर जो है वो हल्का हुआ है ऐसा पेशेंट महसूस करता है. So it doesn't depend upon the weight you are having, it depends upon the status of the vayu. That is, अगर वायु साम है तो शरीर गुरु ज्यादा लगता है, गौरव उसमें महसूस होता है. तो तंद्रा संमित गौरव ही ये हमेशा से ध्यान में रखना है. कोई भी पेशेंट अगर कहता है कि नहीं हेवी लग रहा है तो इसका मतलब है कि वायु जो है वो साम हुआ है, ये हमेशा से ध्यान में रखना है. स्निग्धत्वारोचकालस्य शैत्य शोफाग्नि हानिभिः. स्निग्धत्व अरोचक, स्निग्धत्व यानी स्निग्ध शरीर दिखना, अरोचक अरुचि होना यानी कोई भी टेस्ट है वो अच्छे तरीके से नहीं जान पाना, आलस्य कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं होना, ये आलस्य है. फिर तंद्रा आलस्य शैत्य शोफ, शैत्य शैत्य इसका मतलब है कि ठंडेपन महसूस होना, बहुत ज्यादा ठंडा लगना. कभी कभी ऐसा होता है कि बाकी लोगों को ठंडी नहीं है लेकिन ये पेशेंट को ज्यादा ठंड लग रही है. तो ये जो कारण है ये सामवायु के कारण है. ओके. शैत्य शोफ अग्नि हानि भी है, शोफ भी उसमें होता है और अग्नि हानि. हमने देखा कि अग्नि सखा वायु सखा, जो वायु सखा है वो है अग्नि, और अगर वायु की विकृति है तो अग्नि की विकृति दिखेगी, इसी के लिए अग्नि हानि ऐसा शब्द आया है. कटुरुक्षाभिलाषेण तद्विध उपशयेन च. ये जो पेशेंट है जिसमें वायु साम हुई है उसको अभिलाषा यानी कौन सी इच्छा होती है, विपरीत गुण इच्छा जैसे हम कहते हैं, सो उसको कटु रुक्ष खाने की इच्छा होती है, सो दैट उसका जो सामता है उसका पाचन हो जाए. राइट. सामता का पाचन होने के लिए उसको इच्छा विपरीत गुण की होती है. और तद्विध उपशयेन च ऐसे कहा गया है. सो तद्विध उपशयेन इसका मतलब ऐसा है कि वैसे ही अगर वो लेता है कटुरुक्ष तो उसके कारण वायु की गति जो है वो प्राकृत हो जाएगी, वायु की सामता जो है उसमें पक्वता आ जाएगी, वायु निराम हो जाएगा और निराम वायु होने के कारण उसमें लघुता आ जाएगी. सो कटुरुक्षाभिलाषेण तद्विधोपशयेन च युक्तम विद्यात् निरामंतु तंद्रादीना विपर्यायत. उसके कारण वो युक्तम निरामम विद्यात् वो निराम हो जाता है. और उसके लक्षण कौन से है निराम वायु के, तो तंद्रादीनाम विपर्यायत. तंद्रा ये आदि जो सब लक्षण कहे गए हैं ऊपर कौन से, सर्वम च मारुतम सामम तंद्रा स्थैमित्य गौरवैहि ऐसे कहा गया है. सो ये सब लक्षण है उसके एग्जैक्टली अपोजिट जो वर्ड है वैसे उसके लक्षण निराम वायु के रहेंगे. सो आप सभी के लिए एक होमवर्क है, इस तंद्रा स्थैमित्य गौरव इस प्रत्येक शब्द का आपको विपरीत शब्द जो है यानी अपोजिट वर्ड है वो आपको फाइंड आउट करना है. स्निग्धत्वा, अरोचक, आलस्य, शैत्य, शोफ, अग्निहानि, ये सब जो श्लोक है ये शब्द जो है उसके अपोजिट वर्ड्स आपको फाइंड आउट करके आपको पोस्ट करने हैं. आप यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में भी आप ये जरूर शेयर कर सकते हो. ओके. सो सर्वं च मारुतं सामं तंद्रा स्थैमित्य गौरवैः स्निग्धत्वारोचकालस्य शैत्यशोफाग्निहानिभिः कटुरुक्षाभिलाषेण तद्विधोपशयेन च युक्तं विद्यात् निरामं तु तंद्रादीनां विपर्ययात्. अब इसका आगे आवरण चालू हो जाते हैं. वायोरावरणं चातो बहुभेदं प्रवक्ष्यते लिंगम पित्तावृते दाहस्तृष्णाशूलं भ्रमस्तमः कटुकोष्णाम्ल लवणैर्विदाह शीतकामता. इसका जो श्लोक है 30 श्लोक हमारे कंप्लीट हुए हैं. 31st श्लोक जो आवरण स्टार्ट होता है इस आवरण के श्लोक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. भरोनी सद्भावाची अंजली मिया वोविया फुले मोकळी अर्पिली अंघ्रियुगळी विश्वरूपाच्या. भरोनी सद्भावाची अंजली मिया वोविया फुले मोकळी अर्पिली अंघ्रियुगळी विश्वरूपाच्या. भरोनी सद्भावाची अंजली मिया वोविया फुले मोकळी अर्पिली अंघ्रियुगळी विश्वरूपाच्या.